हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी हो या हो गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी हो या हो गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को। आज फिर से हम उस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हमने केमिस्ट्री के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को बता रहा था, उसको हम आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने में लिखे हुए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखेंगे और इस सारे क्वेश्चंस को आना आप अपने कॉपी पे लिखते जाएंगे, इसका एक नोट्स बनाते जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए एक साथ तैयार किया है, ताकि जितने भी क्वेश्चंस है, जैसे हमने 25 नंबर क्वेश्चंस तक पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं, तो हमने यहाँ पे आज देखिए 26 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया है और लगभग 35 तक आज हम आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चंस देखने से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्वेश्चंस जो है किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जो भी एग्जाम्स देने जाएंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर करके जाते हैं तो एकदम गारंटी है कि जो भी केमिस्ट्री का जो क्वेश्चंस होगा वो तो कम से कम आप डेफिनेट बना के आएंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं, कहीं दो मत। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन है, जल का सबसे शुद्ध रूप होता है। जल का सबसे शुद्ध रूप है कौन सा भाई? कई तरह के जल देख लीजिए, सामने में ऑप्शन में दिया हुआ है। मृदु जल है, कठोर जल है, आश्रित जल है, या इनमें से सभी। आपको मालूम होना चाहिए, मृदु जल का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, पीने वाला पानी है ना, ड्रिंकिंग वाटर। कठोर जल जिसको खारा पानी हम लोग बोलते हैं, तो खारा पानी तो शुद्ध नहीं, उसमें बहुत तरह के लवण मिले होते हैं। जो हम लोग पीने वाला पानी जो यूज करते हैं उसमें भी कई प्रकार के लवण होते हैं, लेकिन ये हम लोगों के लिए इसमें कुछ लाभदायक खनिज लवण ही होते हैं, ज्यादा फालतू लवण इसमें नहीं होता। लेकिन कठोर जल जो खारा पानी बोलते हैं ना, वो समुद्र का पानी होता है, जिसमें कई तरह के जो है अवांछित लवण मिले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से पानी खारा हम लोग को टेस्ट में लगता है। तीसरा है आश्रित जल। आश्रित जल को हम लोग इंग्लिश में डिस्टिल वाटर बोलते हैं, जो खास करके जो हम लोग बैटरी वगैरह में जो यूज करते हैं एसिड, वो डिस्टिल वाटर होता है ना। तो डिस्टिल वाटर जो है वो पानी का सबसे शुद्ध रूप है। क्यों? क्योंकि डिस्टिल वाटर बनता कैसे है? डिस्टिल वाटर बनता है जो हम लोग का जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला जो पानी है, उसको गर्म करके पहले उसको वाष्प में बदलते हैं और उस वाष्प को फिर से संघनित करके ठंडा करके फिर से उसको द्रव में बदला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जितने भी अशुद्धियां हैं, मतलब खास करके जो खनिज लवण है, वो सारे के सारे खनिज लवण जो है वो बर्तन में ही रह जाते हैं और पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, मतलब वाष्प बन के फिर दूसरे बर्तन में चला जाता है और फिर वहां पे हम लोग उस वाष्प को संघनित करके फिर से उसको जल में बदल देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आश्रित जल, यानी कि डिस्टिल वाटर। तो चलिए, पानी का सबसे शुद्ध रूप जो है वो आश्रित जल है, क्योंकि इसमें अशुद्धि वगैरह नहीं होता, लवण वगैरह नहीं मिला होता है। याद रखना इसको, है ना। जल का सबसे शुद्ध रूप अगर कोई पूछे तो आप याद रखिएगा डिस्टिल वाटर। ऐसे कहीं कहीं कोई क्वेश्चन में देखेगा वर्षा जल भी ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वर्षा जल भी उसी तरह का जल है। वर्षा जल कैसे होता है? जो पानी जो हम लोगों के पृथ्वी पर है, जो समुद्र में है, या जो पृथ्वी पर बारिश जो होती है, तो वो पानी क्या होता है ना, गर्मी के दिन में वाष्प बन के फिर बादल बन जाता है, तो बाष्पीकरण हो गया, अब फिर बादल जाकर के संघनित होता है और वही संघनित होकर के बादल वर्षा के बूंद के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। तो मतलब प्रोसेस वही हो गया, पानी वाष्प में बदल के बादल बना, बादल संघनित होकर के फिर से पानी में बदल गया। तो वर्षा जल भी जो है ना वो शुद्ध जल होता है। तो याद रखना है, वर्षा जल हो या आश्रित जल अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसको हम लोग शुद्ध जल के रूप में जानते हैं। क्लियर? तो चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आश्रित जल। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ, सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या है? भाई मेरे, अभी जितनी भी गाड़ियां देख रहे हो ना, सब मार्केट में जो लॉन्च हो रही है ना, वो सब या तो ज्यादातर सीएनजी वाला है या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो सीएनजी से जो भी गाड़ियां निकल रही है, मतलब जो चल रही है रोड पे, चाहे वो ऑटो हो या कार हो, जो भी गाड़ियां सीएनजी से चल रही है, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
तो नाम है इसका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लेकिन आखिर इसमें गैस भरा हुआ कौन सा होता है भाई? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ब्यूटेन होता है? नहीं, ब्यूटेन तो हम लोग के घर में जो खाना बनता है ना एलपीजी, उस एलपीजी में ब्यूटेन गैस होता है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं, आंसर में नहीं होगा। दूसरा है मीथेन। यस, सीएनजी का जो मुख्य स्रोत होता है वो है मीथेन गैस, यानी कि सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस भरा हुआ रहता है। जितनी भी ऑटो गाड़ियां जो चल रही है, कार वगैरह जो चल रहा है सीएनजी से, वो सब मीथेन गैस से चल रहा है। हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, नाइट्रोजन नहीं हो सकता है, ये दोनों तो खैर हम लोग इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। फ्यूचर के लिए हाइड्रोजन का हाइड्रोजन पे रिसर्च चल रहा है। हमारे लिए फ्यूचर में हाइड्रोजन ही सबसे बेहतर ईंधन बनने वाला है, लेकिन अभी इस पर कंप्लीट रूप से कोई रिसर्च नहीं आया है, मतलब अभी बस प्रयोग के तौर पर उसको देखा जाए। चलिए हम लोग तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। सीएनजी का मुख्य स्रोत याद रखेगा कौन सा गैस है? मीथेन गैस। लेकिन घर में जो खाना बनता है एलपीजी से, अगर पूछा जाए कि एलपीजी का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो हम लोग आंसर कर देते हैं ब्यूटेन गैस। याद रखना, एलपीजी का मुख्य स्रोत ब्यूटेन गैस, लेकिन सीएनजी का मुख्य स्रोत क्या होता है? मीथेन गैस होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 का, तो क्वेश्चन है निम्न में से कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है? एक झटके में ना क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो दिमाग में आता है कार्बनिक यौगिक का मतलब जो कार्बन से बना हो। बिल्कुल, कोई भी समझेगा कि जो कार्बन से बना हुआ यौगिक होता है उसी को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। बट ऑप्शन जब आप देखेंगे तो कार्बन तो यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद रखना है। आपको बता देते हैं एक बात, हमेशा के लिए आपको काम देगा। कार्बनिक यौगिक का मतलब सिर्फ कार्बन से बना हुआ नहीं होता है, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी हम उस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के नाम से जानेंगे। तो चेक कर लेते हैं भाई किस यौगिक में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है। तो चलिए ऑप्शन ए तो नहीं आंसर होगा, ये तो कार्बनिक यौगिक है। देखिए यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल लिखा हुआ है, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है साथ में, तो हमको तो मेन कार्बन और हाइड्रोजन ढूंढना है। यहाँ पे देखिए बेंजीन का सूत्र लिखा हुआ C6H6, इसमें भी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, मतलब ये भी बेंजीन जो है ये भी कार्बनिक यौगिक है। तो मीथेन कार्बनिक यौगिक है, मिथाइल अल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, बेंजीन कार्बनिक यौगिक है। कौन कार्बनिक यौगिक नहीं है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बनिक यौगिक नहीं है, अकार्बनिक यौगिक है। क्लियर? कार्बन रहते हुए भी कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो समझ में आया बात? कार्बनिक यौगिक कभी भी एग्जाम में अगर पूछता है तो याद रखना कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तभी वैसे यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुने होंगे। प्रदूषण में जो पॉल्यूशन जो हमारा जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जो जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मेन रूप से किस गैस की भूमिका होती है? क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य रूप से यानी कि मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मुख्य रूप से कई को गैस है हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहे हैं उसमें कई तरह के गैस है जो कि पोल्यूशन फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे मुख्य भूमिका जो होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखना कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो सबसे प्रमुख गैस माना गया है ग्रीन हाउस प्रभाव का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करें। निम्न में से जल गैस कौन सा है? बड़ा कंफ्यूजन होता है, जल गैस पूछ देता है तो सारे जल भी है गैस भी है। H2O, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इसको बोल देते हैं H2O, क्योंकि जल भी तो वाष्प में बदलता है। नहीं, जल गैस का अलग सूत्र ही होता है, फॉर्मूला ही अलग होता है। तो जल गैस हम लोग H2O को नहीं बोलेंगे, है ना। जल गैस हम लोग कार्बन और नाइट्रोजन के मिश्रण को नहीं, इसको तो हम लोग प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। याद रखेगा, कार्बन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है ना उसको प्रोड्यूसर गैस के नाम से जानते हैं। कोयला और जल, कोयला के ऊपर में जल डालेंगे तो ये तो कोई, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कार्बन, कार्बन कोई गैस थोड़े ना है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो जल गैस जो होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण। याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है, जो मिश्रण होता है, उसी को हम लोग जल गैस यानी कि वाटर गैस, या इसका एक और नाम है संश्लेषण गैस, या इसको एक और नाम है सीन गैस के नाम से भी जानते हैं। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, जल गैस का सूत्र अगर कोई आपसे पूछे तो सीधे ही बोल देना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को जल गैस के नाम से जाना जाता है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है?
जितने भी अग्निशामक जो हम लोग देखते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें मेन रूप से जो आग बुझाते समय उसमें से जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस होता है? अब सबको मालूम होगा, क्योंकि बहुत जगह अब देखिए कोचिंग क्लासेस में भी जो है ना फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है, अग्निशामक रखे हुए रहते हैं, तो उसमें से जो गैस निकलता है बहादुर, उसको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो आग को बुझाने का काम करता है। हाइड्रोजन तो खुद ज्वलनशील गैस है, ये क्या बुझाएगा, तो और जलना शुरू कर देगा। हीलियम ये तो इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं बुझाएगा नहीं बढ़ाएगा, सीधा बात। नाइट्रोजन तो हवा है ना, नाइट्रोजन तो हवा है, हवा तो और आपको वी न्यूट्रल ही गैस मतलब अस्थाई गैस है, इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन CO2 जो गैस है ये हवा मतलब आग को बुझाने में सहायक होता है, बुझाने में मदद करता है। इसलिए याद रखिएगा आग बुझाने के लिए जो अग्निशामक का इस्तेमाल होता है उसमें मेन रूप से जो गैस निकलता है उसको हम लोग CO2 गैस के नाम से जानते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। फलों के मीठे होने का कारण क्या है? एक बात हमको बताइए, अब जितना भी फल खाते हैं ना जब कच्चा होता है, जैसे अमरूद खाते हैं, और कच्चा अमरूद जब होता है उसको जब हम लोग खाते हैं तो हम लोग को कड़वा लगता है ना, दूसरे टाइप का उसका टेस्ट होता है। या कोई भी फल है, आम ही है, जब उसको खाते हैं जब कच्चा होता है तो उसमें हम लोग को कड़वा लगता है या खट्टा लगता है। लेकिन जब वही आम पक जाता है, वही अमरूद जब पक जाता है तो पकने के बाद उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा हो जाता है ना। तो आखिर क्वेश्चन मेरा है कि भाई मीठा क्यों हो जाता है? तो मीठा हो जाता है, याद रखना है, फ्रक्टोज की वजह से। कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज, फ्रक्टोज उसमें जो है ज्यादा मात्रा में मौजूद हो जाता है, जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है वो मीठा हो जाता है। तो याद रखना पके हुए फल का मीठा स्वाद जो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्रक्टोज। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। लैक्टोज तो दूध में पाया जाता है, सुक्रोज चीनी गुड़ ये सब में, ग्लूकोज खास करके ग्लूकोज भी बहुत जगह में मौजूद होता है, जैसे अंगूर में ग्लूकोज होता है, या फिर शहद जिसको हम लोग मध बोलते हैं, हनी, उसमें भी ग्लूकोज होता है। लेकिन फ्रक्टोज जो होता है मेन रूप से पके हुए फलों में पाया जाता है। तो जितने भी पके हुए फल का स्वाद अगर मीठा लग रहा है तो समझ जाना उसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा है। और ऐसे भी दुनिया में जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट देखते हैं ना, उसमें सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट ना फ्रक्टोज है। याद रखना ऑब्जेक्टिव में कभी भी आपसे पूछ दे कि पूरे दुनिया का सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो एकदम सीधा आंसर करना फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज जहां पे आ गया वहां पे मिठास बढ़ा दे। तो एकदम ध्यान में रखना है इसको, ये खुद मीठा है दूसरों को भी मीठा कर देता है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें। हवा में से नमी को अधिशोषित करता है। अब जैसे देखते हैं ना बरसात के मौसम में हवा जो है वो नमी युक्त होता है, उसमें मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा होती है। कहीं कहीं पे अगर मान लिया हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हवा को सुखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हवा में जो नमी की मात्रा है ना उस नमी को निकाल दिया जाए, नमी को कैसे करके माने सुखा दिया जाए, तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, याद रखना सिलिका जेल। ऑप्शन में याद रखिएगा सिलिका जेल। आप लोग देखे हुए सिलिका जेल कहीं कहीं, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान जब आप खरीदने जाएंगे ना, बड़े बड़े महंगे महंगे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, तो जिस समय उसका जब पैकेजिंग किया जाता है ना, उस पैकेट को जब आप खोलेंगे, अनपैकिंग जब करेंगे, तो देखिएगा उसमें छोटा छोटा पैकेट जो है ना, इतना छोटा छोटा 4-5 को पैकेट उसमें डाला हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है सिलिका जेल, एकदम मिस, उसमें चीनी के बड़ा बड़ा दाना जैसा एकदम रहेगा। यूरिया खाद देखे ना, यूरिया उसके बड़ा बड़ा इतना दाना रहेगा। तो हम लोग कभी कभी लगता है कि भाई ये चीज किस लिए दिया गया, तो नहीं, वो दिया गया है कि जिस समय उसका पैकिंग कर रहे थे, मान लिया कि उसमें हवा जो है वो नमी युक्त उसमें कुछ पैक अगर हो गया होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो उससे नमी को, उस मॉइस्चर को अधिशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलिका जेल। क्योंकि ये सिलिका जेल क्या करता है, जो हवा में जो नमी की मात्रा होती है उस नमी को अपनी सतह पर जाके चिपका लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हवा ड्राई हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो खराब होने से बच जाता है। तो जितने भी महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं ना, उस सब में देखिएगा 3-4 को छोटा छोटा पैकेट जरूर जो है वो सिलिका जेल का डाला हुआ है। तो एकदम बिल्कुल याद रखना है, हवा में नमी को अधिशोषित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सिलिका जेल, सिलिका जेल। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ तो रहे हैं लेकिन एकदम सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी?
पता है भोपाल गैस जब आया ना तो हमको एक बात याद आ गई। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी। एक कंपनी थी, कीटनाशक दवा बनाने वाली कंपनी थी। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। 3 दिसंबर 1984 को एक ऐसी घटना घटी, आधी रात के समय, जब सारे लोग सोए हुए थे और वहां जिस जगह में, भोपाल जैसे मध्य प्रदेश के जो भोपाल शहर है, उस भोपाल शहर में ये जो कंपनी था, है ना, यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जो अमेरिका के द्वारा संचालित की जा रही थी। मतलब यहाँ की इंडिया की एक सहायक कंपनी थी वो। उस कंपनी में आधी रात को क्या होता है कि जो एक गैस का रिसाव हो जाता है, गैस उसमें से लीकेज हो जाता है। कीटनाशक बनाने वाली दवा थी तो उसमें जो भी जा रहा था वो केमिकल बहुत ज्यादा, मतलब कि जहरीला था, पॉइजनस था। तो एक गैस का रिसाव हो जाता है जिसकी वजह से जो लोग रात को सोए हुए थे उनके सांसों में जो ना जब गैस पहुंचता है ना तो इसमें हजारों हजार लोगों की मौत हो जाती है। लगभग 16,000 लोगों की मौत जो है ना इस गैस की वजह से हो गई। लोग जो सोए हुए थे वो सोए हुए ही रह गए और लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग इस गैस से प्रभावित हुए। ये पूरे भारत के इतिहास में सबसे बड़ी घटना के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, भोपाल गैस त्रासदी, इससे बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी भोपाल गैस त्रासदी के समय। उसमें से जो गैस लीकेज हुआ था वो कौन सा गैस था, तो याद रखना है, उसमें से जो गैस लीकेज हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनाइड। फॉर्मूला लिख देते हैं, CH3NC, इसी का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस था जिसका लीकेज हुआ, जिसकी वजह से जो रात को लोग सोए हुए थे, घने आबादी वाले जो गांव के लोग थे, जो आसपास के जो लोग थे, उस आसपास के पूरे क्षेत्रों में ये गैस पूरा फैल गया, जिसकी वजह से हजारों हजार लोगों की मौत हो गई। पूरे भारत के इतिहास में इतनी भयंकर घटना नहीं घटी थी। एक एक बार में 16,000 17,000, जिस दिन घटना घटा उस दिन कम से कम 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और धीरे धीरे करके किसी का आंख खराब हो गया, किसी का कोई बीमारी हो गया, धीरे धीरे करके लगभग 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 5 लाख लोग इससे धीरे प्रभावित हुए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत दिनों तक रहा। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इससे बहुत तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, है ना। कीटनाशक बनाने वाली कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड नाम था उस कंपनी का, जो कि, है ना, जो गैस जो लीकेज हुआ था उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया। चलिए हम लोग अब बात कर लें लास्ट क्वेश्चंस का। क्या बताएं, एकदम ये क्वेश्चंस तो हमने लिखा, लेकिन क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल एकदम इमोशन जुड़ा हुआ है। जैसे हमने क्वेश्चंस को देखा, पूरी घटना याद आ गई कि भाई किस तरीके से घटना हुआ होगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में कल्पना कीजिए। 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं, पूरे 16,000 लोगों की डेथ हुई थी इस गैस की रिसाव की वजह से। सोच लीजिए कितना भयंकर मंजर रहा होगा। खैर छोड़िए, जो भी होता है सब भगवान, सब ऊपर वाले देखते हैं, सब उन्हीं के हाथ में है। जो भी करते हैं वो, उनसे हम लोग कुछ ज्यादा नहीं सोच सकते हैं। सबसे ज्यादा सोचने वाले वही है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35 है, अम्ल राज में कौन सा अम्ल होता है? अम्ल राज का नाम सुने होंगे आप लोग, जिसको इंग्लिश में एक्वा रेजिया के नाम से हम लोग जानते हैं। खास करके सोना चांदी जैसे धातुओं को शुद्धिकरण करने के लिए इस अम्ल राज का इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे कि कभी जैसे मान लीजिए सोने का आप चेन पहने हुए, सोने का कान में पहने हुए, कोई भी मतलब कि सोने का जो कोई गहना वगैरह अगर पहने हुए, ज्वेलरी वगैरह अगर पहने हुए और वो गंदा हो गया है, बहुत दिन से पहने हुए, उस पर अगर मैल टाइप का कुछ जमा हो गया है, तो आपने उसको ये अम्ल राज यानी कि एक्वा रेजिया में डाल करके उसको साफ कर सकते हैं, उसकी सफाई कर सकते हैं। तो अम्ल राज एक्वा रेजिया एक वैसा एसिड होता है ना, जिसके द्वारा सोना चांदी जैसे धातुओं को शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब उसमें से अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो अब सवाल है कि सर इसमें अम्ल कौन सा रहता है, एसिड कौन सा होता है? तो याद रखना, अम्ल राज में सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड जहां भी ऑप्शन है उसको एकदम कैंसिल कर दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड देखो यहाँ भी है, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ भी है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता। तो कौन कौन सा अम्ल होता है? HCl और HNO3।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों 3:1 के अनुपात में मिला हुआ रहता है, मतलब 3 हिस्सा ये रहता है, 1 हिस्सा ये रहता है। ये दोनों का जो मिक्सचर होता है ना, इसी को हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। और इसी अम्लराज का इस्तेमाल सोना चांदी जैसे धातुओं को शुद्धिकरण करने में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अम्लराज कौन सा, अम्लराज में कौन कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना, अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड मौजूद होता है। तो चलिए, थे अभी तक के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिसको हमने कलेक्ट करके आप लोगों के बीच लाया है, और इसी तरीके से कंटिन्यू 1000 क्वेश्चंस हम आपके बीच पहुंचाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए तो कम से कम केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पूरे वादे के साथ कर रहा हूँ, पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ। इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस बताते जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को आप एक साथ अपने नोट में, कॉपी में आप नोट करते जाएंगे, और जब कभी आप एग्जाम देने जाएंगे तो एक बार बस इसको खाली रिवाइज कर लेना है, एकदम कंफर्म रहिए आप कि आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं अगली वीडियो।